मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकलने लगा। जब दरवाजे पर खड़ी माही ने पूछा, समर तुम कहीं जा रहे हो? हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें बताया तो था, बाबा के डायबिटीज की मेडिसिन जो आयुर्वेदिक है और इंडिया से आती है। पिछली बार मुझे पता चला कि चित्रा इंडिया जा रही है तो मैंने उसे लेते आने के लिए कहा था। बस वही लेने लकी के अपार्टमेंट जा रहा हूँ। इसी बहाने उससे मुलाकात हो जाएगी। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं तुम जाओ, मैं उससे बाद में मुलाकात कर लूंगी। एक्चुअली आज फास्ट का पहला दिन है ना, तो आदत ना होने के कारण थोड़ा वीक फील हो रहा है। माहिर भी अभी सोया है तो सोचा रेस्ट कर लूं। माही ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर समर प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कहकर समर वहां से निकल गया। देखते ही देखते शाम का वक्त गुजर गया था और रात होने लगी थी। क्रिश जब कमरे में आया तो आशी को कमरे में ना देख कुछ कंफ्यूज हुआ। बेड पर गहरी नींद में सोए अपने मासूम बच्चों पर डाल उसकी नजर बालकनी के खुले विंडो पर गई और उसने अपनी कदम वहीं बढ़ा दिए जहां कांच के एक बड़े से डेकोरेटिव रेस्टिंग एरिया में व्हाइट फ्लोर सोफे पर बैठी आशी को हिचकियों से रोते देख उसकी आंखें छोटी हुई। फायरफ्लाई, वो गरजा नहीं, मगर उसकी आवाज में रौब था, हुकूमत थी। उसका चेहरा अब भी शांत था, पर उसकी मर्दाना जबड़े की हड्डी तनी हुई थी, जैसे अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा हो। जिसके एहसास से ही आशी अपनी जगह उछल पड़ी। उसने जल्दी से पलट आंसू पोंछते हुए क्रिश की तरफ देखा तो अपने पीछे क्रिश की नीली आंखें अपने चेहरे से होते हुए रीढ़ की हड्डी तक सिहरन महसूस कर वो कुछ घबराई, लेकिन अगले ही पल दौड़ते हुए जल्दी से क्रिश के सीने से जा लिपटी और जोर जोर से रोते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहती थी साइको, मैं बस थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी। जब जब उस एमिली ने तुम्हें किस करने की कोशिश और तुमने उसे खुद से अलग नहीं किया, और जब मुझे यह एहसास हुआ कि वीएम कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका के रूप में एमिली थी, मेरी जलन और भी ज्यादा बढ़ गई और मैंने तुम्हें हट कर दिया। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो साइको, मुझे तुम्हारी यह नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमसे दूरियां, तुम्हारी इग्नोरेंस मेरी जान ले रही है। मुझसे गलती हुई है मैं जानती हूं, और इसके लिए तुम चाहो तो मुझे मार लो जैसे मैंने तुम्हें मारा था, लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह दूर मत रहो, मुझसे नाराज मत रहो। मैं मर जाऊंगी साइको, मैं मर एच। आशी की बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों से एक दर्दनाक सिसकी निकली और आंखों में बेनतहा आंसू। उसने झटके से क्रिश की तरफ देखा, जिसके जबड़े की नसें और उंगलियों की पकड़ बता रही थी कि वो किस हद तक पजेसिव है। CH-1031, क्रिश ने क्यों लिया है फैसला आशी से दूरी का? लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो साइको, मुझे तुम्हारी यह नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमसे दूरियां, तुम्हारी इग्नोरेंस मेरी जान ले रही है। मुझसे गलती हुई है मैं जानती हूँ, और इसके लिए तुम चाहो तो मुझे मार लो जैसे मैंने तुम्हें मारा था, लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह दूर मत रहो, मुझसे नाराज मत रहो। मैं मर जाऊंगी साइको, मैं मर एच। और अगले ही पल उसकी आवाज घुट जाती है एक दर्दनाक सिसकी में। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो तेजी से क्रिश की ओर देखती है, जिसके जबड़े की नसें और उंगलियों की पकड़ बता रही थी कि वो किस हद तक पजेसिव है। जैसे वो खुद को रोक रहा हो उस तूफान से जो उसके अंदर बेकाबू होकर फूटना चाहता था। क्या कहा, मर जाओगी? क्रिश की आवाज भारी, आंखें धधकती हुई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके बेहद करीब आते हुए चेहरा उसकी आंखों के सामने लाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे दूर हूं? क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में बोला, कहां बताओ मुझे, कहां दूर हूं मैं तुमसे? क्या मैं तुम्हारे दिल में नहीं, या तुम्हें अब भी ये लगता है कि तुम मेरे दिल में नहीं हो? एक तीखी हंसी। बेशक ऐसा ही लगता होगा, वरना आज तुम्हारे होठों से ये शब्द फिर ना निकलते। धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाता है, आंखों में झांके बिना नहीं रहता। क्रिश, गंभीर सख्त लहजे में, तुम कहती हो तुम्हारा मुझे हट करने का कोई इरादा नहीं था, तो क्या अब मेरे सीने में उठते इस दर्द को देखकर तुम्हारा दिल खुश हो रहा है? क्रिश धीरे से मुस्कराता है, पर वो मुस्कान में जहर है, मोहब्बत का जहर। हल्के से नामे सर हिलाते हुए फिर एक झटके में उसके बालों को मुट्ठी में भींच लेता है। आह! आशी के होठों से दर्द से सिसकी निकलती है, लेकिन आंखें अब भी क्रिश की आंखों में थी। जहां क्रिश की नीली आंखों में लाल धारियां उभर आई थी, उसकी आंखों में पागलपन, और आशी उसे वो साफ देख सकती थी। तभी क्रिश ने कहा, यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी आंखों में देखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें ना तो आंखों की भाषा समझ आती है और ना ही दिल की धड़कनों की, वरना ये फिजूल बात करने का जिक्र भी ना करती, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा होठों की भाषा समझ आती है ना फायरफ्लाई। तो सुनो,
उसी भाषा में जो तुम्हारी समझ में आती है। धीरे से उसके बेहद करीब आकर अपनी सांसों में उसकी सांसों को उलझाते हुए होठों पर अपने होठों को ठहराते, लेकिन पेपर भर का फासला। मैंने इस दुनिया से लड़ाई की सिर्फ एक तुझे पाने के लिए, खुद को भी हारा हूं मैं। सिर्फ मोहब्बत या दीवानगी होती तो तुमसे दूर होना मुमकिन भी था, लेकिन तुम मेरी आदत हो, मेरी लत हो। उसके शब्दों में जलती हुई मोहब्बत थी, और जहर भी। वो कोई सजा नहीं दे रहा था, बस अपने अंदर की टूटन को भाषा दे रहा था। मेरी लत हो, जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं हो सकता, फिर चाहे तुम मुझे कितना ही हट क्यों ना करो। आशी, भीगी आंखों में कांपती आवाज, साइको, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं। कृष उसकी बात बीच में काटते हुए होठों पर उंगली रख देता है। जानता हूं, लेकिन क्या तुम जानती हो मोहब्बत की सबसे बड़ी सजा क्या होती है? धीरे से मुस्कुराता है, दर्द भरी मुस्कान। तुम मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हें छू नहीं सकता। तुम मेरे घर में हो, लेकिन मेरे दिल में जगह मांग रही हो, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 6 महीने से मैं मांग रहा हूं। धीरे से उसे बाहों में भरते हुए, उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ते हुए, कृष, दम घुटती आवाज में। लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना फायरफ्लाई, कि मेरा ये दिल हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, बेशक तुम ये बात भूल जाओ, पर मुझे हमेशा याद है, तुम मेरी हो और रहोगी, और मैं तुम्हें हर हाल में, हर हालत में अपना बना के रखूंगा, चाहे मुझे इसके लिए एक बार फिर दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े, या शायद तुमसे भी। कृष के शब्दों को सुन आशी की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर नहीं था, मोहब्बत की हिचकी थी। वो जानती थी उसका साइको सिर्फ उसे ही चाहता है, लेकिन वो उसकी नाराजगी से खुद को काट रही थी। वो उसकी आंखों में लगातार देख रही थी। तो कृष ने धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए, लेकिन टोन वही रौद्र पजेसिव टोन। अब ज्यादा मत सोचो, मैं तुमसे नाराज नहीं और ना ही दूर हूं। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। कृष ने अपनी बाहों का शिकंजा उसके चारों तरफ कस दिया और कहा, तुम्हें लगता है मेरे अंदर सिर्फ जिस्म की भूख है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत रूह से नहीं, जरूरत से बंधी है, जिसे अगर तुमने पूरा ना किया तो मैं किसी और के करीब भी जा सकता हूं, तो मैं इसे गलत साबित करूंगा। आशी की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं। वो तड़पकर कृष के सीने से लिपट जाती है। आशी, नहीं साइको, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे दिल में ऐसा कुछ। कृष, कड़क आवाज में, दिल में ना सही, दिमाग में तो है ना, वरना तुम ये ख्याल भी ख्यालों में नहीं लाती फायरफ्लाई। और सच कहूं तो शायद इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मेरे गुजरे लम्हों ने तुम्हें यकीन करने नहीं दिया। पर आज दुख इस बात का नहीं कि तुमने मुझ पर शक किया, दुख इस बात का है कि तुमने मेरी मोहब्बत पर शक किया। धीरे से उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है, और यही बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता फायरफ्लाई, क्योंकि मेरी नजरों में वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शक हो, और वो आशिक ही क्या जो अपने महबूब की आंखों में खुद के लिए सवाल देखे और चुप रहे। मैंने तुम्हें खुदा की तरह चाहा है, और खुदा का हर फैसला आशिक के लिए इम्तिहान है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अपना यह इम्तिहान दूंगा। उसकी नाक से अपनी नाक छुलाते हुए भर्राए लहजे में कहता है, तेरी रगों में उतरने की ख्वाहिश में मैंने अपनी रगें काट दी है फायरफ्लाई। अब तू ही बता, ऐसी मोहब्बत पर गर तुझे यकीन नहीं, तो क्या यह मेरे लिए जीते जी मौत नहीं? इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि मैं खुद को साबित करूंगा, हर मुमकिन कोशिश, तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, खुद से भी ज्यादा, चाहे भले ही इसे साबित करने के लिए मुझे जिंदगी भर तुमसे दूर ही क्यों न रहना पड़े, क्योंकि मुझे यकीन है ये दूरियां हमारे बदन को ना सही पर दिलों को तो पास ले आएगी। कहते हुए कृष की आवाज बहुत ही सेंसिबल, इमोशनल और उससे भी ज्यादा हॉट टचिंग था, जिसे सुन आशी अंदर से टूटने लगी थी। और अब उसने रो कर कहा, साइको, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ऐसी सजा नहीं, प्यार है फायरफ्लाई, जिसका यकीन तुम्हें दिलाना बाकी है। कहते हुए कृष ने धीरे से उसके माथे को चुमा, जब अचानक ही कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी, और इसे सुनते ही आशी और कृष डिस्ट्रैक्ट हुए। आशी ने कृष के कॉलर पर जल्दी से पकड़ बनाते हुए कहा, साइको, मेरी बात सुनो प्लीज एक बार। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती है, कृष ने एक झटके में उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाया और बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, बस अब अपने आंसू साफ करो, वरना कहीं तुम्हारे लाडलों को यह ना लगे कि मैंने तुम्हें रुलाया है। कृष के शब्दों पर आशी उसके सीने में चेहरा छुपाकर सीसकने लगी थी, तो कृष खामोशी से उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए खुद से बोला, यह मेरे लिए भी आसान नहीं है फायरफ्लाई, उफ ये लड़की, कैसे रहूं मैं इससे दूर। दूसरी तरफ लकी के अपार्टमेंट,
चित्रा से मिलने समर जैसे ही वहां पहुंचा मानो उसे किसी अनकही आफत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सामने हॉल के बीचों बीच चित्रा बेसुध पड़ी थी, उसकी सूखी पलकों पर आंसुओं की जमी हुई लकीरें, मुरझाया चेहरा, पसीने से भीगी लंटें और कपड़ों की एक छोटी सी गठरी उसके ठीक पास रखी थी, शायद जाने की आखिरी कोशिश में बांधी गई उम्मीद जो पूरी नहीं हो सकी। समर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और परेशान आवाज में उसे जगाने की कोशिश करते हुए, चेरी, चेरी होश में आ चेरी। जैसे ही उसके गालों को छुआ, हे कान्हा जी इसे तो बुखार है, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। सोचकर समर तुरंत अपनी बहन चित्रा को बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ दौड़ा। समर का चेहरा दर्द और बेचैनी से तमतमा उठता है और कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए बताया, देखिए, लगता है इन्हें कई दिनों से स्ट्रेस है और शायद ठीक से खाना भी नहीं खा रही है, इसीलिए बॉडी इतनी वीक हो गई है। मैंने मेडिकेशन दे दिया है, होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी अगर इन्हें इस हालत से बाहर नहीं लाया गया तो अगली बार बात सिर्फ स्ट्रेस तक नहीं रहेगी। फिलहाल चलती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म कीजिएगा। डॉक्टर ने छुपे शब्दों में चेतावनी दी और वहां से चली गई, लेकिन अब डॉक्टर की चेतावनी समर के कानों में गूंज रही थी। स्ट्रेस, लेकिन पिछली बार जब मेरी चित्रा से बात हुई थी वह तो काफी खुश लग रही थी, तो फिर यह सब। समर ने सवालिया नजर से बेड पर बेहोश चित्रा की तरफ देखा और उसके हाथों को अपने हाथों में थामा, फिर हल्के से चूमते हुए बोला, तू क्या छुपा रही है मुझसे चित्रा? लगभग 2 घंटे बाद चित्रा को होश आया तो अपने पास अपने भाई समर को देख वह हैरान थी। भैया आप यहाँ? वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठने को हुई तो समर ने रोका। क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान है या डर गई कि तेरा झूठ पकड़ा गया? झूठ? कैसा झूठ भैया? मैं कुछ समझी। इससे पहले वो आगे कुछ कहती समर ने बात काटते हुए कहा, लेकिन मैं समझ रहा हूं और अफसोस इस बात का है कि मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। तेरे और लकी के बीच क्या चल रहा है, सच सच बता। मेरे और लकी जी के बीच? चित्रा होठों पर झूठी मुस्कान लाकर नजरें चुराते हुए, कुछ भी तो नहीं भैया, मैं तो। झूठ बोलने की कोशिश मत करना चित्रा, क्योंकि आधी सच्चाई तो हाल में पड़ी उस गठरी ने मुझे बता दी है, जिसमें 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ पैसे और आईडी कार्ड है। और बची हुई आधी सच्चाई या तो मुझे तू बताएगी या फिर मजबूरन मुझे मौसी और मौसी जी से बात करनी पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो लकी के किंग और क्वीन क्रिश और आशी को बीच में शामिल होना होगा। तो अब तुझे क्या करना है ये तू डिसाइड करेगी। उद्धरण चिन्ह। पर हाँ याद रखना, अगर गलती से भी यह बात आशी तक पहुंची तो उसके बाद तेरे लकी को शायद कान्हा जी भी नहीं बचा पाएंगे। कहकर समर वहां से जाने लगा था जब चित्रा ने घबराकर एकदम से उसका हाथ पकड़ा। भैया नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? समर एकदम पलटा और चिल्लाया। तू घर छोड़कर जा रही थी चित्रा, मैं पूछ सकता हूं क्यों? और समर के सवाल पर चित्रा अब रुक नहीं पाए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। तो अपनी बहन को रोते हुए देख समर ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और माथा चूमते हुए बोला, क्या बात है चेरी, अपने भाई को नहीं बताएगी? क्या तुम मुझे इस लायक नहीं समझती कि अपना दर्द बांट सके? समर की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे, तो अपने भाई के सवाल पर फाइनली चित्रा का दर्द टूट पड़ा और वो उसके सीने में सर छुपाए सीसकते हुए बोली, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको उस दिन सच का पता लगाने से रोक दिया। जब आपको ये पता चला था कि मेरी और लकी जी की शादी की हालातों में हुई है, मैंने आपसे ये कहा था कि सिचुएशन चाहे जो भी हो मैं अब नहीं जानना चाहती, क्योंकि अब मैं लकी जी के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं गलत थी भाई, मैं गलत थी, क्योंकि यह फैसला सिर्फ मेरा था, लकी जी का नहीं। भाई क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ प्लीज? हाँ चित्रा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, बोल मेरी बहन क्या चाहिए तुझे? समर ने प्यार से अपनी बहन के चेहरे को हाथों में थामा तो चित्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसने माहौल में कुछ पल शांति ला दी। लेकिन कुछ देर बाद समर ने एक ठंडी सांस लेकर, ठीक है, मैं ऐसा जरूर करूंगा। दूसरी तरफ समर और चित्रा इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि दरवाजे पर खड़ी एक इंग्लिश सर्वेंट, जिसे हाल ही में लकी द्वारा चित्रा पर नजर रखने की ड्यूटी दी गई थी, क्योंकि उसने नोटिस किया था इंडियन सर्वेंट के साथ चित्रा की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसके कारण वो चित्रा की कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लकी को नहीं देती थी, जो शायद लकी को मंजूर न थी, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है, ठीक है वैसे ही एक शक भरे दिल को हर चीज में खामियां ही नजर आती है। लकी के साथ भी ऐसा ही था, उसे तो बस चित्रा को गलत साबित करने के लिए सबूत चाहिए थे और शायद आज वही दिन था। इंग्लिश सर्वेंट जो भले ही हिंदी में बात कर रहे हैं, समर और चित्रा की लैंग्वेज समझ नहीं पाई थी,
लेकिन हल्के खुले दरवाजे की आड़ से उन दोनों के इतने करीब होने की फोटो और वीडियोग्राफ रिकॉर्ड कर जफर को भेज चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ लकी इस बात से पूरी तरह अनजान कि आज का ये पल उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रूम में जफर और अपनी एक टीम के साथ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए बोला, मेरे हिसाब से यह ठीक है। जफर, तेरा क्या ख्याल है, क्या हमें किंग से इस बारे में? उसने जैसे ही नजर उठाकर जफर की तरफ देखा, जफर के चेहरे की उड़े रंग देख जुबान खामोश हुई। क्या बात है जफर, तू कुछ परेशान लग रहा है? लकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जफर अपने होश में आया और हड़बड़ा कर मोबाइल फोन पर चल रही वीडियो छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, अब हाँ हाँ लकी, तूने कुछ कहा? जफर की घबराहट और लड़खड़ाती जुबान ने लकी की आंखें छोटी की। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या है इस फोन में, दिखा मुझे। लकी ने झटके से उससे फोन छीना तो जफर घबराकर फोन वापस लेने की कोशिश करते हुए, नहीं लकी, वो तेरे काम का नहीं है, तू मुझे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लकी जैसे ही चित्रा और समर की वीडियो देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई, हाथों की मुठियां कसी जबड़े तन गए, चेहरा तमतमाने लगा और तेज तेज चल रही सांसों में चित्रा के लिए दुनिया भर का जहर अपनी दस्तक देने लगा। मीटिंग इज ओवर। अपनी कर्कश और कानों को ठंडा कर देने वाली आवाज में दो शब्द कहकर वह तेजी से एक डाक के कमरे से बाहर निकलने लगा। जब उसके चेहरे के बदले एक्सप्रेशन देख जफर उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, लकी, मुझे लगता है ये सब गलत है। हो सकता है वीडियो में जो नजर आ रहा है वो सच ना हो। आई थिंक तुझे भाभी जान से इस बारे में बात। जो लड़की होश में आते ही पहले ही मुलाकात में मुझे मेरे बिस्तर पर मिली हो और आज यहाँ दूसरे लड़के की बाहों में, उसके बावजूद तू चाहता है मैं उसका यकीन करूं? लकी लगभग चिल्लाया तो जफर घबराकर खामोश हुआ और लकी वो बिना वक्त गवाए तेजी से गाड़ी में बैठा। कुछ ही देर में वह अपार्टमेंट पहुंच चुका था। गुस्से से तमतमाया। तो दोस्तों, क्या लगी अपनी बेवकूफी में फिर से करेगा कोई गलती? और क्या क्रिश का फैसला है सही? आखिर कैसे मनाएगी आशी अपने साइको को? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। CH1032 लकी की घटिया बात, समर का पारा हाय। दो शब्द कहकर वह तेजी से एक डाक के कमरे से बाहर निकलने लगा। जब उसके चेहरे के बदले एक्सप्रेशन देख जफर उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, लकी, मुझे लगता है ये सब गलत है। हो सकता है वीडियो में जो नजर आ रहा है वो सच ना हो। आई थिंक तुझे भाभी जान से इस बारे में बात। जो लड़की होश में आते ही पहले ही मुलाकात में मुझे मेरे बिस्तर पर मिली हो और आज यहाँ दूसरे लड़के की बाहों में, उसके बावजूद तू चाहता है मैं उसका यकीन करूं? लकी लगभग चिल्लाया तो जफर घबराकर खामोश हुआ और लकी वो बिना वक्त गवाए तेजी से गाड़ी में बैठा। कुछ ही देर में वह अपार्टमेंट पहुंच चुका था। गुस्से से तमतमाया, कहाँ है वो बास्टर्ड? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुसकर, मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जैसे ही चिल्लाते हुए कमरे का दरवाजा खोला, अगले ही पल समर और चित्रा को गले लगे देख उसका पारा हाई हो गया और वह बिना एक भी पल सोचे समर को पीछे कॉलर से पकड़ उसे अपनी जगह खड़ा करता है और खींचकर एक पंच उसके चेहरे पर दे मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। चित्रा की आंखें फैल गई तो समर के कदम भी लड़खड़ा गए, पर उसने बेड के कॉर्नर को पकड़ जल्दी खुद को संभाला। लकी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में, मेरे ही बेडरूम में 2 घंटे से मेरी बीवी के साथ अयाशियां कर रहे हो, उसके साथ खुलेआम रंगरलिया मना रहे हो और चाहते हो मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करूं माय फुट। कहते हुए लकी ने एक बार फिर समर का कॉलर पकड़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो समर ने तुरंत उसका हाथ रोका और चिल्लाते हुए बोला, लकी, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें गलतफहमी हुई है। शेरी, तू कुछ बोलना। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी हुई है और यह क्या बोलेगी? लकी ने गुस्से से समर का कॉलर छोड़ा और चित्रा के बालों को मुट्ठी में दबाते हुए दांत पीसकर बोला, बेशर्म घटिया लड़की, समझती क्या है तू अपने आप को? मैंने कहा कि तेरे हुस्न और अदाओं का जलवा मुझ पर नहीं चलने वाला, तो तूने मेरी ही नाक के नीचे मेरे ही घर में धंधा शुरू कर दिया। अरे माना कि मैं तुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि तो इस तरह खुलेआम बेशर्मी पर उतर आए? जरा दिन सब्र ना कर सकी तू? क्या तू भूल गई कि तू अभी मेरी शादी के दायरे में है? अरे झूठा ही सही पर उस रिश्ते का मान तो रख लेती। कितने पैसे चाहिए तुझे, बोल कितने पैसे चाहिए, जिसके लिए तू बार बार इस तरह खुद को बेच रही है? कभी मेरे बिस्तर पर तो कभी किसी और के, तुझे तो मैं। कहते हुए उसने चित्रा को खींचकर एक थप्पड़ मारा और उसकी इस हरकत पर चित्रा, जिसकी आंखों से हैरानी भरे आंसू निकल रहे थे, खुद को संभाल नहीं और मुंह के बल बेड पर गिरी। चित्रा, लकी, तेरी इतनी हिम्मत की तूने, हाउ डेयर यू,
समर एक झटके में लकी का कॉलर पकड़ता है और उसे खींचकर एक पंच मारा। लकी खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिरा। उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा, जिसे अंगूठे से साफ करते हुए होठों पर कड़वी मुस्कान लिए बोला, हा, लगता है पिछले 2 घंटे में काफी अच्छे से सेटिस्फाई किया है तुम्हें, जो आप अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र न करते हुए भी तुम खुलेआम इस घटिया लड़की का दर्द देखकर तड़प उठे। वाह क्या बात है। ओह सॉरी, पिछले 2 घंटे शायद मैंने कम कह दिया। तुम तो इसे बहुत पहले से जानते हो ना? मुझे याद आया, उस दिन पार्किंग में इससे मिलने तुम ही आए थे, है ना? ओ माय, यानी यह सब बहुत पहले से चल रहा है और मुझे आज पता चला। हा। वैसे मेरी छोड़ो, मुझे तो इन सब की आदत है। इस लड़की के जलवे तो मैंने बहुत पहले ही देख लिए हैं और फंस भी गया हूं। और अब तुम्हारी बारी पर। एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम ऐसे शौक भी रखते हो? लकी की बातें पूरी तरह से घटिया थी, जो समर के साथ साथ दरवाजे पर खड़े जफर ने भी सुन लिया था, जो घबराते हुए लकी को रोकने उसके पीछे आया था। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से उसके कदम रुक गए, क्योंकि कमरे का तापमान एकदम ठंडा हो चुका था। लकी अपना चेहरा एक तरफ झुकाए गालों पर हाथ रख बेयकीनी से सामने खड़ी चित्रा को देख रहा था, जो आंखों में बेइंतहा आंसू और दिल में दर्द लिए एकदम चिल्ला कर बोली, बस कीजिए, और कितना जलील करेंगे मुझे? क्या इतनी घटिया हूं मैं? क्या इतनी घटिया हूं मैं आपकी नजरों में, कि आपने मुझे मेरे भाई के साथ? चित्रा ने अपने शब्द रोके और मुंह पर हाथ रख जोर जोर से सिसकी लेते हुए बोली, भाई है मेरे, कहते हुए वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। और उसकी बात सुनकर लकी पूरी तरह हैरान रह गया। इससे पहले वो कुछ समझता, समर ने जल्दी दौड़कर उसे अपनी बाहों में संभाला और खींचकर लकी के चेहरे पर एक और पंच मारते हुए एक झटके में अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल उसके माथे पर तानते हुए बोला, मेरी बहन की कसम ने रोक रखा है मुझे, वरना कान्हा जी की कसम इतने टुकड़े करता तेरे कि चींटियां भी बटोर नहीं पाती। घटिया इंसान, तूने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है, जिसके लिए मैं तो क्या तुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकते। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना आई स्वेयर इस बार मेरी बहन की कसम भी मुझे रोक नहीं पाएगी। कहकर समर ने तुरंत चित्रा को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाया और तेजी से कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, अब तक ये रिश्ता तुम्हारी आंखों में किरकिरी बनाकर चूभ रहा था, लेकिन अब मेरे दिल में खटक रहा है, और जब तक मेरी बहन का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा है, ये खंजर की तरह मेरे दिल को घायल करता रहेगा। इसीलिए डाइवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, बेहतर है शराफत से उस पर सिग्नेचर कर देना, वरना अभी तो तुम्हारी मुलाकात चित्रा के भाई समर से हो रही है, लेकिन बाद में समर डेविडसन से होगी, एंड दैट्स आई नो वेरी वेल, यू कांट अफोर्ड इट। कहते हुए वो चित्रा को अपने साथ लिए तेजी से वहां से निकल गया और उसकी बातें सुनते ही लकी अपनी जगह पर पत्थर बन गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह हक्का बक्का अपनी जगह पर बैठा हुआ था और दरवाजे पर खड़े जफर के भी होश उड़ गए थे। दूसरी तरफ रात का घना अंधेरा और उसमें नजर आता एक डरावना चेहरा, उसका फैला हुआ मेकअप, लिपस्टिक टेढ़ी, आंखों में नशा, हाथ में गुब्बारे की जगह शराब की बोतल, होठों पर क्रिपी स्माइल, कड़कती बिजलियां और शश, जेनी बेबी, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में खौफ था, मोहब्बत नहीं, दरिंदगी थी। बेड के नीचे छुपी जेनी बुरी तरह कांपी, मुंह पर हाथ रख घबराहट और चीखों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आंखों में खौफ और तेजी से शोर मचा रहे दिल की धड़कन, होठों को दबाए बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि आज वह बच जाए, या काश उसे मौत आ जाए। और तभी उन मजबूत लड़खड़ाते कदमों की आहट उसके चेहरे के बिल्कुल पास उसे महसूस हुई। साथ ही वह मजाक उड़ाने वाली धमाकेदार हंसी, पकड़ लिया, अब गेम ओवर। नहीं डैडी प्लीज, डैडी मुझे छोड़ दो, मम्मी प्लीज मुझे बचाओ, मम्मी। वो खिलखिलाकर हंसा, हाँ मम्मी, वो तो तुझे पैदा करते ही छोड़ गई और अब तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ अपने जोकर डैडी की, समझी मेरी? तो चलो आ जाओ मेरे पास। कहकर उस मजबूत हाथ ने बेड के नीचे छुपी नन्ही सी जेनी के पैर पकड़ अपनी तरफ खींचे। नहीं, एक जोर की चीख अस्पताल की दीवारों को चीर गई और गहरी गहरी सांस के साथ थरथराते होंठ, माथे पर पसीना का कांपता बदन, प्रेजेंट टाइम में जेनी की आंखें फैली हुई थी। 48 घंटे का वक्त गुजर चुका था और जेनी को होश आया तो अपने सामने पुलिस वालों को देख वह हैरान थी। पास में बैठी श्रेया और अथर्व ने उसका हाथ थाम रखा था। जेनी, तुझे होश आ गया, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। श्रेया ने उसे संभाला तो पुलिस वालों ने उसे बताया कि मिस्टर नीरज वालिया यानी राजीव दीक्षित जी ने पुलिस को कंप्लेंट की है, क्योंकि बेटी विद्युत वालिया की लापरवाही की वजह से जेनी की जान को खतरा हुआ है और वो सजा का हकदार है।
और लीगल फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस वालों को जेनी का बयान चाहिए। पुलिस वालों के शब्द सुन जेनी की नजर दरवाजे पर सर झुकाए खड़े विद्युत, मिस्टर वालिया और आंखों में बेनतहा आंसू लिए खड़ी सोना जी पर गई, जो हल्के शब्दों में गिड़गिड़ाते हुए राजीव जी से विद्युत को माफ कर देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजीव जी के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे वह अपने फैसले को लेकर अटल है, तो वहीं विद्युत भी अपने गुनाहों की बोझ तले शर्मिंदा खड़ा। अब पुलिस वाले ने कहा, मैडम हमें आपका बयान चाहिए और अब डरिए मत, आपको पूरी तरह पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। आप अगर सपने गुनहगार का नाम बताइए, क्या आपके सामने खड़े इस इंसान ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? पुलिस वाले के शब्द पर श्रेया ने भी जेनी की कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत जेनी, सच सच बता दे। मैं वादा करती हूं इस बार तेरे गुनहगार को छोड़ूंगी नहीं, तुझे किसी का भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए श्रेया की गुस्से भरी नजरें विद्युत और सोना जी को देख रही थी, जिन्होंने आंखों ही आंखों में जेनी से रिक्वेस्ट की थी कि वह उसके बेटे को माफ कर दे। लेकिन श्रेया की नजर खुद पर महसूस कर उन्होंने नजर झुका ली। आखिर थी तो वह भी एक मां। तो वही विद्युत का चेहरा बता रहा था कि वह सजा के लिए तैयार है। लेकिन अगले ही पल वह हैरान हुआ जब जेनी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह, वो सब एक एक्सीडेंट था, अंधेरे की वजह से मुझे ही रास्ता नजर नहीं आया और मेरे कदम लटका गए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये सुनते ही श्रेया और राजीव जी हैरान हुए। जेनी यह तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम अच्छे से जानती हो ये सब। मैंने कहा ना इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद आंसू टूटकर उसके गालों पर लुढ़क जाए, पर उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। उसकी कोई बयान न देने पर पुलिस वहां से जा चुके थे। जेनी बेटा तुम, राजीव जी कुछ कहने आगे बढ़े तो जेनी ने आंखें बंद किए हुए कहा, मैंने कहा ना ये सब एक्सीडेंट था, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। जेनी के कहने पर अथर्व अपनी जगह खड़ा हुआ। अंकल आई थिंक आप लोगों को जाना चाहिए। श्रेया तुम जाने को संभालो, मैं इन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूं। कहकर अथर्व आगे बढ़ गया तो राजीव जी शर्मिंदगी से एक नजर गुस्से से विद्युत को घूर वहां से निकल गए। और विद्युत की नजर जेनी पर टिकी हुई थी, जिसके हाथ और पर अब तक कांप रहे थे। चेहरा थरथरा रहा था मानो वो बहुत घबराई हुई हो, पर हाथों की मुठियां श्रेया के हाथों में कसी हुई थी, जैसे उससे हिम्मत लेने की कोशिश कर रही हो। श्रेया भी अपनी दोस्त की हालत समझ उसे अपने सीने से लगा लेती है और साथ ही उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। यह नजारा देख विद्युत के कदम अब वहां रुकने को तैयार न थे और वो जल्दी से वहां से बाहर भागा। देखते ही देखते यूं ही दिन गुजरने लगे। आज नवरात्रि का 8वां दिन था। डेविडसन विला में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। उसे दिन के बाद इसे समर चित्रा को डेविडसन विला ले आया था और चित्रा की कंडीशन देख किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। तो वही आशी भी व्रत रखते हुए अपने साइको को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। पर प्रॉब्लम यह थी कि क्रिश उसके साथ बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल था, उसका ख्याल रखना, उसकी केयर करता, उसके साथ वक्त गुजरता, पर कमी सिर्फ इस बात की थी कि वो उसके करीब आने की कोशिश नहीं करता। यहां तक कि पिछले 8 दिनों से उसने उसके होठों को चूमने की कोशिश तक ना की थी, जो एहसास अब आशी को तकलीफ दे रहे थे। और प्रॉब्लम यह थी कि नवरात्रि के कारण आशी अपनी तरफ से कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रही थी, पर वह जानती थी उसके शब्दों ने उसके साइको को अंदर तक कितनी चोट पहुंचाई है, जिसे भरने के लिए वो बार बार क्रिश से इस बारे में जिक्र करती, उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन क्रिश उसे ज्यादा ना सोचने का कहकर उसे टाल देता। लेकिन आज फाइनली आशी ने डिसाइड कर लिया था उसे क्या करना है। रात 11 बजे घर की सभी व्रत करने वाली लड़कियां मंदिर के फ्लोर पर गड्ढे बिछाकर ग्रुप बनाकर बैठी और लेटी आपस में बातें करते हुए कैरम खेल रही थी। तो वही उनकी टीम में आशी की मॉम खुशी और सास ऐना भी राहुल के साथ मौजूद थी। और बस हर बार की तरह वक्त मिलते ही घर की सभी लड़कियों के टाइम पास का मेन टॉपिक एक बार फिर छिड़ चुका था। नताशा, माही, याना, गौरी और चित्रा खुशी के साथ उनकी लव स्टोरी सुन रही थी और हमेशा की तरह उन लोगों का सबसे ज्यादा फोकस अक्षत और खुशी की लव स्टोरी, अक्षत की दीवानगी और पागलपन से ज्यादा अपने बाबा राहुल और खुशी की बचपन की दोस्ती और शरारतों पर टिकी हुई थी। जहां खुशी पूरी तरह मसाले लगाते हुए चटकारे लेते बहादुर के साथ अपनी तारीफ करते हुए बता रही थी कि वह किस तरह हमेशा राहुल को पीट दिया करती थी और इसीलिए तो राहुल ने उसका नाम फाइटर रखा था। तो वही राहुल मुंह बनाते हुए ये शिकायत कर रहे थे कि बचपन में तो खुशी ने उनका जीना हराम कर रखा था। और तभी नताशा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, हम तो अब पता चला, आशी बिल्कुल आप पर गई है मासी।
अब बचपन में जिस तरह आप राहुल डैड का जीना हराम करके रखती थी, वैसे ही आशी भी समर की बैंड बजाने का एक मौका नहीं छोड़ती। वो देखो, कहकर नताशा ने सामने की तरफ इशारा किया, जहां आशी फ्लो पर पड़े समर के पीठ पर बैठे उसके बाल और कान बुरी तरह खींचते हुए चिल्ला रही थी। समर के बच्चे, एक काम कहा था तुझे, वह भी ढंग से नहीं करता तू। गधे, इडियट, स्टूपिड बंदर, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यार मैंने वही तो किया था जो तूने मुझे कहा था। एच बंदरिया, कान छोड़ मेरे, मैं खरगोश बन जाऊंगा। चिंता मत कर, खरगोश नहीं बनेगा तू, क्योंकि इस बार मैं तेरे कान उखाड़ दूंगी और बिना कानों के नाक बना दूंगी। क्या कह रहा है तू? मैंने जो कहा वही किया तूने, कहकर आशी गुस्से से निचले होंठ बाहर निकलते हुए बोली। तू उल्लू जैसी आंखें, लोमड़ी जैसा दिमाग और बिल्ली जैसी नाक रखना है का, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो अकल में भूसा भर जाता है तेरे। तू छछूंदर कहीं का, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर आशी उसके बालों को पकड़कर कसकर उसे पीटने लगी। CH1033, आशी क्यों निकली है बॉयफ्रेंड की तलाश में? गधे, इडियट, स्टूपिड बंदर, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यार मैंने वही तो किया था जो तूने मुझे कहा था। एच बंदरिया, कान छोड़ मेरे, मैं खरगोश बन जाऊंगा। चिंता मत कर, खरगोश नहीं बनेगा तू, क्योंकि इस बार मैं तेरे कान उखाड़ दूंगी और बिना कानों के नाक बना दूंगी। क्या कह रहा है तू? मैंने जो कहा वही किया तूने, कहकर आशी गुस्से से निचले होंठ बाहर निकलते हुए बोली। तू उल्लू जैसी आंखें, लोमड़ी जैसा दिमाग और बिल्ली जैसी नाक रखना है का, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो अकल में भूसा भर जाता है तेरे। तू छछूंदर कहीं का, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर आशी उसके बालों को पकड़कर कसकर उसे पीटने लगी और समर बचाओ बचाओ कर चिल्लाने लगा। उसकी बुरी हालत देख फाइनली राहुल, ऐना, खुशी और माही की आंखें हैरानी से फैली। वह सभी उसे बचाने तेजी से दौड़े। अरे अरे आशी, यह क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो बेचारे को? बेचारा? यह आपको बेचारा नजर आता है बाबा? ये बेचारा नहीं, अकल का मारा है, कचरे का पिटारा है और धरती का बोझ सारा है, और अब मैं ये बोझ इस धरती से हल्का करके रहूंगी। गधा, डफर, धक्कन कहीं का, एक काम कहा था इसे, सीधा साधा, लेकिन उसमें भी इसने अपनी 3 चवन्नी की अकल घुसेड़ दी और सब बर्बाद कर दिया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए आशी समर के पीठ पर चढ़े हुए उसे जोर जोर से पीटने लगी और उसके कंधों पर दांतों से जोरदार बीते करने लगी। समर उसके नीचे पड़े जोर जोर से रो रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसकी हालत पर फाइनली खुशी ने परेशान होकर कहा, अरे लेकिन हुआ क्या है आशी? ऐसा भी क्या कर दिया बेचारे ने जो तुम इसकी जान लेने पर तुली हो? क्या कर दिया यह आप मुझसे पूछ रहे हो? यह आप इस 1.5 चवन्नी की अकल वाले धक्कन से पूछो माँ। नहीं, आप इससे क्या पूछोगे, मैं ही बताती हूँ। तो सुनो। फ्लैशबैक। शाम का वक्त, डेविडसन विला का एक बाल्कनी गार्डन खूबसूरत फेरी लाइट जगमगाती रोशनियों के बीच और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। गार्डन की सजावट और आसपास बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां ने माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना दिया था। बालकनी के पर्दे से छनकर आ रही हल्की हल्की ठंडी हवाओं के झोंके और आसमान में चांद चुपके से झांक रहा था। आशी पूरे दिल से अपने रूठे साइको को मनाने के मिशन पर थी। कैंडल लाइट डिनर की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। गोल्डन प्लेट्स, ब्लश पिंक नैपकिन्स, वाइन के ग्लासेस में सजे ड्रैगन फ्रूट लैमिनेट और मेज के बीचों बीच खूबसूरती से सगाई हुई आशी के हाथों का बना क्रिश का फेवरेट डिनर, जो कि पूरी तरह वेज फ्रूट से बने थे, जो कि व्रत में खाए जा सकते थे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में आशी के साथ साथ कृष्ण ने भी अपनी फायरफ्लाई के लिए व्रत रखे थे। लेकिन आज आशी का प्लान अपने साइको के साथ स्पेशल वक्त गुजारने का। वह खुशी से टेबल अरेंज करते हुए मुस्कुराकर खुद से बोली, यस अब ये हो गया पूरी तरह रेडी, अब कोई कमी तो, कहते हुए आशी ने अपनी नजर पूरी डेकोरेशन पर घुमाई और अगले ही पल सर पर टपली मारते हुए, अरे बाप रे, रोजेस बुके में तो लाना ही भूल गई और यह सारे गुलाब तोड़कर डेकोरेशन में लगा दिया। अब मैं क्या करूं, साइको तो बस आता ही होगा। आशी ने इतना सोचा ही था जब कृष के कदमों की आहट दरवाजे पर हुई। अरे बाप रे, साइको तो आ भी गया, अब क्या करूं क्या करूं? हाँ, समर का बच्चा, वो किस दिन काम आएगा? एक काम करती हूँ, उसे फोन करती हूँ, कहकर आशी ने जल्दी से फोन निकाला। हेलो, हाँ समर, सुन, तू जल्दी से गार्डन में जा और वहां से फूल लेकर आ, और सुन, फूल ना तू मुझे दरवाजे से नहीं देना, बल्कि ड्रोन से बालकनी में पकड़ा देना, ठीक है? कहकर आशी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ समर, जो कि किचन के आगे से गुजर रहा था। अरे लेकिन आशी सुन तो, अरे फूल किस चीज का? कमाल है, फोन काट दिया थोड़ी तेज आवाज में, और ठीक से बताया भी नहीं फूल किस चीज का चाहिए।
कि तभी पीछे से आवाज आए, अरे गोभी का जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है लाता हूँ, वरना बंदरिया मेरी जान खा जाएगी, कहकर समर बिना सोचे समझे तेजी से बाहर भागा। दूसरी तरफ फायरफ्लाई, दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? अगले ही पल आशी ने दरवाजा खोला तो क्रिश हैरान हुआ, अरे फायरफ्लाई, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अब बस साइको का शॉर्ट सर्किट हो गया है, इलेक्ट्रीशियन बस बना ही रहा है। शॉर्ट सर्किट सब ठीक तो है, और तुम अंधेरे कमरे में क्या कर रही हो? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे, हाँ वो अंदर बालकनी में बेड पर खेल रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ लो। कहकर आशी ने उसका हाथ पकड़ा तो वही क्रिश जो कि अंधेरे में ठीक से देख नहीं पा रहा था। अरे फायरफ्लाई, लेकिन जब कमरे में अंधेरा है तो तुम अंदर क्या कर रही हो? तो मैं नीचे जाना चाहिए ना। और हाथ छोड़ो मेरा, रुको, मैं मोबाइल की फ्लैश जलाता हूँ, वरना हम गिर जाएंगे। और यह सुनते ही आशी घबराकर, नहीं नहीं साइको, फ्लैश मत जलाओ, मुझे सब नजर आ रहा है, तुम बस मेरे साथ चलो, हाथों में हाथ प्यार के साथ, है ना? कहते हुए आशी अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान लाती है और किसी तरह क्रिश को संभालकर अपने साथ बालकनी की तरफ ले आई। चारों तरफ लाइट्स बंद थी और क्रिश को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साइको, तुम यही खड़े रहो, मैं तो खड़ा हूँ फायरफ्लाई, लेकिन बच्चे डर जाएंगे, तुम ये क्या कर रही हो? अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? क्रिश परेशानी से शिकायत कर रहा था। मुझे अचानक की आशी मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ओफो साइको, तुम चुप रहोगे थोड़ी देर? वो ड्रैगन के बच्चे हैं, इतनी आसानी से नहीं करेंगे। अब मुंह बंद रखो और यही खड़े रहो, समझे, हिलना मत। कहकर आशी क्रिश से 2 कदम दूर हुई और मुंह बनाते बालकनी के रेलिंग से नीचे झांकते हुए बोली, ओफो ये समर का बच्चा, और कितना वक्त लगेगा इसे? आज अगर इसमें कोई गड़बड़ की ना तो पक्का इसकी जान ले लूंगी। हाँ, कहते हुए आशी बड़बड़ाए कि तभी उसे ड्रोन के आसपास होने का एहसास हुआ। लगता है आ गया। आशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी और उसने लपक कर ड्रोन से वह फूल ले लिया। अंधेरे के कारण उसे ठीक से नजर नहीं आया तो वही नीचे खड़ा समर मुंह बनाते हुए खुद से बोला, कमाल है यह आशी, क्या करती रहती है भला? उसे गोभी अपने कमरे में क्यों चाहिए? वेल, कुछ भी करे मुझे क्या। सोचकर समर ने अपना काम किया और मुस्कुराते हुए हाँ हो गया। उसने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ आशी, अरे ये फूल कुछ सूखा सा नहीं लग रहा। खैर कुछ भी हो, मुझे क्या इसे कौन सा खाना है, बस साइको मान जाए। फायरफ्लाई, कहाँ हो तुम और यह आवाज कैसी? हाँ साइको, बस आए। 1 2 3 आई लव यू साइको। अगले ही पल लाइट आए और आशी घुटनों के बल बैठे क्रिश को प्रपोज कर रही थी तो क्रिश की आंखें हैरानी से चौड़ी हुई। कुछ पल उसने अपने पैरों में बैठे आशी को देखा तो कभी उसके हाथ में मौजूद फूल को, और अगले ही पल क्रिश जो खिलखिलाकर हंसना शुरू किया। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। ए लाउडली क्राइंग, कहकर आशी समर के ऊपर बैठे हुए ही अपनी गंगा जमुना बहाते दोनों हाथों से पोंछते जोर जोर से रोने लगी। और तब से लेकर अब तक साइको के साथ साथ मेरे बच्चे भी मुझ पर हंस रहे हैं, वो देखो। कहकर आशी ने रोते हुए सामने की तरफ इशारा किया, जहां फ्लो पर बिछे मोटे से मैट्रेस पर आशी के तीनों नन्हे शैतान हाथ पैर मारते लोटपोट हो रहे थे और उनकी नजर तो बस अपनी मां पर ही टिकी हुई थी। SHSSHSJSJ करते हुए तीनों होठों से फुर्र कर झाग बना रहे थे। तो वही उनके बगल में बैठा अंश और रॉकी, जिन्हें बहुत पहले ही समर के कांड के बारे में पता चल चुका था, न जाने कब से अपना पेट पकड़ लोटपोट हो रहे थे। तो वही बाकी फैमिली मेंबर का पूरे कर्मकांड के बारे में सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया। और अगले ही पल धड़ाम, आशी ने एक बार फिर समर की पीठ पर घूंसे बरसाते हुए कहा, मैंने इससे गुलाब मांगा और यह झंडू बाम का खेत से गोभी उठा लाया। समर कान पकड़ते हुए, यार फूल ही तो था, गोभी फ्लावर भी तो नाम में फ्लावर है। आशी, अच्छा तो ऐसे तो भेजा भी फ्राई होता है, तो फिर क्यों न तेरे इस यूजलेस भेजे को भी फ्राई कर दूं। प्याज काटूं, टमाटर फेंकूं और तुझ पर छौंक लगाऊं। बोल, तूने क्या सोचकर मुझे गोभी का फूल दिया था बता। समर चीखते हुए, अरे बाप रे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो काजल भाभी ने कहा था। भरोसा नहीं है तो पूछ लो उनसे। मैंने। काजल हैरान हुई और जल्दी से उनके पास आकर बोली, अरे लेकिन मैंने कब कहा था समर, तुम झूठ मत बोलो। झूठ? झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हो भाभी, भूल गए थोड़ी देर पहले किचन में गोभी का लाओ। गोभी का लाओ? कौन चिल्ला रहा था? गोभी का लाओ मैंने कहा था। काजल ने दिमाग पर जोर दिया और अगले ही पल सर पर टपली मार मुस्कुराते हुए बोली, अरे वह तो मैं गोभी के पकोड़े की बात की थी रॉकी के लिए। पिछली बार उसने खाए थे तो उसे पसंद आए थे, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके लिए बना दूं। बस वही मैं सर्वेंट को बता रही थी कि गोभी लाओ गोभी लाओ।
और तुमने कुछ और समझ लिया। और काजल की बात सुनकर समर के साथ साथ घर के बाकी लोग भी हैरान हुए, लेकिन अगले ही पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। हा 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 हा। कुछ देर बाद आशी गाल फुलाए सोफे पर सांप की तरह फूफा करते बैठी थी। घर के सभी लोग उसे मनाकर उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वही समर बेचारा पीट पीटाकर एक कोने में मायूस मुंह लटका कर बैठा था। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, कहकर उसने मासूम आंखों से आशी को देखा, तो वहीं आशी गुस्से से मुंह बनाए अपने निचले होंठ बाहर की तरफ निकाले बोली, तेरी गलती की वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, तुझे पता है। अरे यार, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है आशी, एक कैंडल लाइट डिनर ही तो है, तुम फिर से अरेंज कर लेना। कहते हुए नताशा ने उसके कंधे पर हाथ रख तो आशी ने मायूस होकर कहा, इतना आसान भी नहीं है। मतलब? सभी दोस्त कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगे, तो आशी अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहकर वह अपनी जगह से उठी और मेट्रेस पर अपने बच्चों के पास गई और उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, बहुत हंसी आ रही है ना मेरी हालत पर? ठीक है, हंस लो, तुम सब भी हंस लो, लेकिन याद रखना, अगर मुझे से नाराज होकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए दूसरी माँ ढूंढ लेना, और फिर वह सौतेली माँ आकर तुम लोगों के बम लाल करने लगेगी, फिर मुझे मत कहना, हाँ नहीं तो आए बड़े बाप की औलाद हम। कहकर ऐसी मुंह बनाकर सोने की कोशिश करने लगी, तो वही उसकी हरकत देख सभी दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखते हुए खुद से बोले, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आशी इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? पता नहीं, इसका तो हमेशा का लगा रहता है। क्या तुम सब छोड़ो और चलो सोने चलते हैं। कहकर सभी दोस्त अपनी जगह से खड़े हुए तो समझना लगभग रोते हुए कहा, नहीं तुम लोग सोने जाओ, क्योंकि उस बंदरिया ने मुझे तो इस लायक छोड़ नहीं। ओई माँ। कमर दर्द से नाटक करते हुए कराह रहा था, और कुछ देर बाद धीरे धीरे सभी लोगों की आंख लग चुकी थी। सभी गहरी नींद में मंदिर में चटाई और मैट्रेस डाले सोए थे। खुशी, अक्षत, घर की सभी लड़कियां, राहुल, समर, अंश और रॉकी सभी ने एक ही जगह डेरा जमा रखा था, और उन सभी से कुछ कदम की दूरी पर आशी अपने 3 नन्हे जुगनू के साथ सोई थी, जब अचानक ही उसके माथे पर किसी ने हल्के से किस किया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है मेरी जान, लेकिन क्या करूं, कभी कभी मोहब्बत बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, जैसे तुम मेरा ले रही हो। और तुम मेरा साइको। आशी ने एकदम से आंखें खोली, तो उसकी काली गहरी आंखें आंसुओं से लबालब कृष की नीली आंखों से जा टकराई, जो कि उसके ही बगल में घुटनों के उसके बहुत करीब बैठा था। अचानक आशी को जगा हुआ देख कृष खामोशी से उठकर वहां से जाने लगा, जब अचानक ही आशी ने उसका हाथ पकड़ा और भरी हुई आवाज में बोली, ऐसी भी क्या इम्तिहान साइको जो मोहब्बत के लिए सजा बना जाए? जब ये तड़प दोनों तरफ है तो उसका सुकून क्यों नहीं? मैंने गुस्से में 2-4 शब्द क्या कहा? तुमने तो उसे ऐसा दिल से लगाया कि मुझे ही दिल से निकाल दिया क्यों साइको? आशी के सवाल पर कृष्ण ने धीरे से उसे हाथ छुड़ाया। सो जाओ फायरफ्लाई, बहुत रात हो गई है। अब वो वहां से जाने लगा जब आशी एकदम से उठी और उसके पीछे चलते हुए बोली, हाँ हाँ चले जाओ, हमेशा की तरह मुझे तड़पा कर फिर से चले जाओ, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता दो साइको, आखिर ये सब कब तक करोगे तुम? क्योंकि तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं जिंदगी भर यह नहीं सह सकती, मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। सुना तुमने? कहकर आशी झटके से कृष के सामने यहां खड़ी हुई और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कमर पर हाथ रख बोली, कल नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आशिकों का वनवास खत्म। तो कान खोलकर सुन लो, कल मुझे भी मेरा वनवास खत्म चाहिए, मुझे तुम चाहिए पूरी तरह से। आशी ने एकदम से कृष का कॉलर पकड़ा और एकदम अपने करीब करते हुए उसके होठों के बिल्कुल करीब अपनी सांसें छोड़ते हुए बोली, और याद रखना, अगर तुमने इस बार कोई भी नाटक किया तो तुम्हारी परीक्षा का तो पता नहीं, लेकिन आई स्वेयर यह आशी जेकेडी अपनी अग्नि परीक्षा में सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी, फिर चाहे वो तुम्हारा ईगो हो, एटीट्यूड हो, या तुम्हारे ब्रह्मचर्य की कसम ही क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप अच्छे पति की तरह अपनी बीवी को प्यार करो, समझे? वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह बीवी तुम्हारी एक्स वाइफ बनकर अपने नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाए, फिर यह मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं मिला। हो है। कहते हुए आशी ने उसका कलर झटका और अपने हाथ साफ करते हुए मुंह बनाकर बोली, बड़े आए दूरियां बनाने वाले। कहकर आशी कृष को खुली धमकी देकर वहां से चली गई, और उसकी बात सुनकर तो कृष की आंखें ही फैल गई थी। वह हैरानी से अपनी छोटी सी बीवी और उसकी बोल्डनेस को देख रहा था, जिसे कहीं ना कहीं वह एंजॉय भी करने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों की लास्ट लाइन सुन कृष का पारा ही हाई हो गया था।
उसके हाथों की मुट्ठी कसी और दांत पीसते हुए वो एक झटके में आगे बढ़ आशी का हाथ पकड़ झटके से अपने करीब करता है। आ की आवाज से आशी की आंखें बड़ी हुई और दिल की धड़कन में रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि वो और क्रिश बहुत करीब थे। आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी, आशी मुंह बनाकर बोली। बड़े आए दूरियां बनाने वाले, हाँ। कहकर आशी क्रिश को खुली धमकी देकर वहां से चली गई और उसकी बात सुनकर तो क्रिश की आंखें ही फैल गई थी। वह हैरानी से अपनी छोटी सी बीवी और उसकी बोल्डनेस को देख रहा था, जिसे कहीं ना कहीं वो एंजॉय भी करने लगा था। लेकिन अगले ही पल उसके होठों की लास्ट लाइन सुन क्रिश का पारा ही हाई हो गया था। उसके हाथों की मुट्ठी कसी और दांत पीसते हुए वो एक झटके में आगे बढ़ आशी का हाथ पकड़ झटके से अपने करीब करता है। आ की आवाज से आशी की आंखें बड़ी हुई और दिल की धड़कन में रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि वो और क्रिश बहुत करीब थे। कि तभी क्रिश, जिसके कानों में आशी के एक एक शब्द दिल की गहराई में बम की तरह गूंजे, उस बेवकूफ लड़की ने, उसकी फायरफ्लाई ने, जो उसकी रगों में खून से ज्यादा दीवानगी बनकर बहती है, वो अब किसी और की सोच रही है। आशी की कलाई अचानक क्रिश की मुट्ठी में थी। अगले ही पल वो उसके सीने से इतनी करीब थी कि सांसों के बीच कोई दीवार भी नहीं। क्या कहा, जरा फिर से कहो। क्रिश ने उसके शोल्डर पर पकड़ मजबूत करते हुए दांत पीसे। बॉयफ्रेंड की तलाश में जाओगी, वो भी मुझे छोड़कर? इतनी हिम्मत? क्रिश की आवाज में आग थी, पर आंखों में पागलपन। उसने आंखें छोटी की और बिना एक भी पल गवाए आशी को एकदम से अपने कंधे पर उठा लिया और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तो वही आशी जो उसकी हरकत पर चौंकी तो जरूर थी, लेकिन फिर धड़कनों को संभालने की कोशिश की और आंखों में एक शरारती मुस्कान लिए मुंह बनाकर बोली, आ साइको, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। ये क्या बचपना है? फिर ने नाटकीय अंदाज में कहा, देखो कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। अरे माना, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आज नहीं, आज मेरा व्रत है। थोड़ा तसल्ली रखो, इतना डेस्परेट होना भी अच्छी बात नहीं है। माई डेस्परेट लवर। अरे माना, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, क्यूट हूँ, और तुम मुझसे दूर रहना रिजेस्ट नहीं कर सकते। अब क्या करे, मेरा चार्म ही ऐसा है। ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर साइको थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। प्लीज समझो ना बात को। कहते हुए क्रिश के कंधों पर लटकी आशी चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हल्के हल्के क्रिश की पीठ सहलाने लगी और दूसरे हाथ को उसके बालों में उलझाते उसे बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो वहीं आशी की इस हरकत पर क्रिश, जो कि लिफ्ट खुलते ही कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा था, पर आशी की नरमी अब उसकी रगों में कट बन चुकी थी। उसका गुस्सा जैसे पिघलने लगा, उसकी आंखें तुरंत बंद हुई और शरीर कपकपा गया। तो वही आशी, जो कि अपने साइको की रग रग से वाकिफ थी, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते देख दिल ही दिल में खुद से बोली, मेरे प्यारे साइको, तुम गुस्से में जितने कातिल लगते हो, उससे बड़े दीवाने हो। और मैं धड़कन हूं, मैं तुम्हारी, और तुम्हारे इस गुस्से को पिघला कर बावले दिल को कैसे बहकाना है, भला मुझसे बेहतर और कौन जानता है। सोचते हुए वो मुस्कुराई और तभी आशी ने धीरे से उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, थोड़ा कंट्रोल रखो मेरी जान। जानती हूँ 6 महीने से बहुत बेताब हो, लेकिन अब जहाँ इतना बर्दाश्त किया है, बस 24 घंटे और, उसके बाद तो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कहकर आशी ने शरारत से एक आंख ब्लिंक की, तो अगले ही पल क्रिश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसके सीने में आग लगा दी हो। उसकी आंखें छोटी हुई, क्योंकि अब वह समझ चुका था आशी ने उसे जानबूझकर ट्रिगर करने के लिए ये शब्द कहे थे, और जिसमें वह कामयाब भी हो चुकी थी। बस इस बात का एहसास होते ही क्रिश फुलाकर एक झटके में आशी को कंधे से नीचे उतारता है। तो आशी आंखें बड़ी हुई और इससे पहले वह कुछ समझती, क्रिश ने धीरे से उसके माथे पर एक उंगली रख पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, उद्धरण चिन्ह। बॉयफ्रेंड ढूंढने जा रही थी ना तुम? तो जाओ, मेरी तरफ से फ्री हो। इतना कहकर वो कमरे में गया और जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुआ, आशी मुंह तो खुला का खुला रह गया था। वो जल्दी से हड़बड़ा कर दरवाजा बंद होने से पहले ही हाथ से उसे रोकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे चली जाओ? साइको, में बॉयफ्रेंड ढूंढने जा रही हूं, कद्दू नहीं। तुम इस बात को इतना लाइट वे में कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकता हूं मतलब? वैसे ही जैसे तुमने लिया था। आप देखो, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और तुम मेरी एक्स वाइफ हो। टेक्निकल तुम्हें पूरा हक बनता है कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सको, और वैसे भी तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरा दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर है। तो इस हिसाब से जिस रिश्ते में भरोसा ना हो, मुझे नहीं लगता वह आगे चलने वाला है। और वैसे भी जहां तक मुझे याद है, तुम्हें तो अपने लिए जोरू का गुलाम चाहिए था ना। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जाओ और ढूंढो। मेरी तरफ से तुम फ्री हो, बाय, गुड नाइट। कहकर क्रिश होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए दरवाजा बंद करने लगा। तो आशी सिटी पिटी गुल हो गई। वो अगले ही पल हड़बड़ाते हुए
साइको, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में चली जाऊंगी। मैं भी नहीं कर रहा, जाओ और कहो तो मैं बाहर तक छोड़ कर आऊं। क्रिश अपने एटीट्यूड से बिल्कुल उलट नॉर्मल होते हुए आशी की बात का जवाब दे रहा था और दोबारा दरवाजा बंद करने लगा तो आशी की आंखें गुस्से से छोटी हुई और चेहरा गुस्से से लाल। वह एकदम से दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा बंद होने से पहले ही अंदर दाखिल हुई। नहीं जाऊंगी, तुम होते कौन हो मुझे भेजने वाले? साइको के बच्चे, मैं तुम्हारा खून। कहते रहते उसके शब्द रुके जब उसने क्रिश के होठों पर शरारती मुस्कान अच्छी जो सीने पर हाथ बांधे बस अपनी छोटी सी बीवी की शरारतों का मजा ले रहा था और बस आशी को समझ आ गया था कि उसका साइको उसकी टांग खींचाई कर रहा है। आशी ने गुस्से से मुंह फुलाया तो क्रिश धीरे से उसके करीब आकर कमर में हाथ डाल झटके से अपने और करीब लेता है और आंखों में देखते हुए बालों की लट से खेलते बोला, अब क्यों नहीं जाओगी? क्या बात है, आप जोरू का गुलाम नहीं चाहिए? क्रिश के सवाल पर आशी ने झटके से उसके कॉलर पकड़ अपने करीब करते हुए कहा, तुम मुझे मजाक कर रहे थे? शुरुआत तुमने की थी, क्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा तो आशी धीरे से उसके होठों के करीब बढ़ते हुए हल्के से फुसफुसाई, पर मैंने मजाक नहीं किया था साइको। मुझे सचमुच तुम्हारा प्यार चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह। उसने हल्के से क्रिश के गाल को चुमा और उसकी आंखों में देखने लगी तो क्रिश कुछ पल उसे निहारता रहा, फिर खुद को संभालते हुए फुसफुसाया, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। कहकर वो बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो आशी को उस पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आई और वो तुरंत उसका रास्ता रोकते हुए क्रिश के सीने पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, सोने का टाइम तो तब होता है जब दिल शांत हो और मेरा दिल तो अब भी तुम्हारी धड़कनों में उलझा है मिस्टर साइको। मतलब? क्रिश उसे ना समझी मैं देखने लगा जब आशी ने एकदम से मुस्कुराते हुए उसके शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, दिस इज द नाइट बेबी। गेट अ राइट मे बी दिस इज द नाइट बेबी। तो आशी की हरकत पर क्रिश ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे शर्ट खोलने से रोका और बोला, दिस इज द नाइट बेबी, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अब वह साइड से जाने लगा तो आशी ने एकदम से मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, हौले हौले धीरे धीरे आना, मेरी बाहों में आ जाना। क्रिश का हाथ पकड़ अपने सीने पर रखते हुए, प्यासी प्यासी ओ हाँ मर जाऊंगी ऐसे, मुझे ऐसे तड़पाना। आशी की हरकत पर क्रिश की आंखें बड़ी हुई और वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशी तो आशी थी। वो जबरदस्ती क्रिश के सीने से लिपटते हुए उसके गालों और सीने पर किस करते हुए, ना कर जरा भी फिक्र, चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर होठों पर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हुए। मिला मिला नजर से नजर तो क्रिश ने उसके होठों के आगे उंगली रखी और डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करने लगा तो आशीष जल्दी से नाइट गाउन के स्ट्रिप कंधे से नीचे उतारते हुए, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। आशी की हरकत पर क्रिश, जिसने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू कर रखा था, अपना माथा पीटते हुए बेबसी से बोला, हाय आई डोंट नो व्हाट टू डू। तौबा, आगे क्या करूं? आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो आशी से दूर हुआ और बिस्तर पर जाकर सोने के लिए लेट गया तो आशी उसकी तरफ पीट कर अपने कमर पर लहराते लंबे बाल क्रिश के चेहरे पर रगड़ते बोली, हल्के हल्के धीमे धीमे बिखरी मेरी जुल्फे सुलझना। आशी की हरकत पर क्रिश, जो कि कोना पर सोया हुआ था, तुरंत पलटते हुए बेड के बीच पर आ गया और जल्दी से ब्लैंकेट लेकर सर से लेकर पांव तक कवर हो गया तो उसकी इस हरकत पर आशी को गुस्सा आया। वह कमर पर हाथ रख मुंह बनाती है, लेकिन अगले ही पल शरारती मुस्कान के साथ बेड पर छोटे बच्चों की तरह घुटनों पर चलते हुए सेडेक्टिव अंदाज में बोली, मैं ना दूरी सह पाऊंगी। क्रिश के चेहरे से बेडशीट हटाकर ऐसी वैसी बातों में उलझा ना तो क्रिश मुंह बनाकर आशी से दोबारा बेडशीट छीनता है और ओढ़ने लगा तो आशी दोबारा बेडशीट छीनते हुए, नशा मेरा नशा चाहिएगा। उसने बेडशीट तुरंत फ्लो पर फेंकी और इससे पहले क्रिश कुछ समझता या उठकर बैठता आशी तुरंत उसके ऊपर दोनों तरफ पैर करके बैठ गई। मजा, बड़ा मजा आएगा। तुरंत दोनों हाथों से क्रिश की शर्ट रिमूव करने की कोशिश करते हुए, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। तो क्रिश उसे तुरंत रोकता है और आंखें दिखाते हुए, हाय आई डोंट नो व्हाट टू डू। तौबा, आगे क्या करूं? आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो एकदम से आशी को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाता है तो आशी के होठों पर मुस्कान आ गई, यह सोचकर कि क्रिश अब उसे प्यार करेगा, लेकिन अगले ही पल क्रिश उसे बालकनी में लाकर शीशे का विंडो लॉक करते हुए बोला, हाय डर जाता हूँ, घबराता हूँ, आगे मैं कैसे बढ़ूंगा, अनजान हूँ इन राहों से, पर्वत मैं कैसे चढ़ूं। क्रिश की हरकत आशी हैरान हुई और जल्दी से दरवाजा पीटते हुए बोली, ना कर जरा भी फिक्र। मिला मिला नजर से नजर जल्दी जल्दी अपने कपड़े रिमूव कर क्रिश को से ड्यूस करने की कोशिश करते हुए,
आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। क्रिश जो कि कमरे में खड़ा था और बालकनी के मिरर विंडो के जरिए आशी को देख सकता था, जो अपनी नाइट ड्रेस रिमूव कर रही थी। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ करती, क्रिश आगे बढ़ विंडो पर पर्दा लगाते हुए होठों पर शरारती मुस्कान लिए बोला, आई नो वॉट आई हैव टू डू माई लव। अब आज की रात तुम यहीं रहो, ओके गुड नाइट। क्रिश ने शीशे पर पर्दा लगा दिया और आशी, जो कि अब तक क्रिश को मनाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, क्रिश से इस तरह खुद को इग्नोर होता हुआ देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह यूं ही शीशे से चिपक कर बैठ गई। आखिर कब तक तुम ऐसा करोगे साइको, कब तक तड़पाओगे मुझे? कहते हुए आशी टूटकर बिखर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश भी शीशे से यूं ही चिपक कर उसे हल्के हल्के सहलाते नम आंखों के साथ आशी के प्रेजेंस को महसूस करते हुए खुद से बोला, ये दूरियां तुमने ही तो चुनी थी ना फायरफ्लाई, मैं तो बस अपना प्यार साबित कर रहा हूं। और सच तो ये है कि मैं भी नहीं जानता ये कभी खत्म होगा भी या नहीं। कहकर उसने धीरे से कांच पर चूम लिया। अब देखते ही देखते ये रात गुजर चुकी थी। अगली सुबह बालकनी का दरवाजा खोला तो आशी ने खुद को कमरे में बेड पर पाया, लेकिन क्रिश दूर दूर तक नहीं था और आशी को रात की हर बात याद आई, जिसके बाद उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ क्रिश गार्डन में चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए किसी से फोन पर बात करते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कोशिश कर रहे हैं? मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, समझे? वक्त नहीं है हमारे पास। वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है और ना ही अब तक ये पता चला है कि उसने अब तक इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किसी और पर भी किया है या नहीं। और तुम लोग हो कि एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज बनाए जा रहे हो। आई डोंट वॉन्ट एनी ड्रामा और एक्सक्यूज, आई जस्ट वॉन्ट रिजल्ट, अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट रिजल्ट। जी किंग, हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं रिजल्ट याद रखना। और हाँ, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उसके क्लान के लोग उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। कहकर क्रिश ने कॉल डिस्कनेक्ट की कि तभी पीछे से गोरी ने उसे आवाज देते हुए कहा, क्रिश जीजू आपको और बच्चों को सब अंदर बुला रहे हैं। अब कन्या पूजन का वक्त हो गया है, लाइए हमारी नन्ही प्रिंसेस को मुझे दीजिए। हम कहकर क्रिश अपने दोनों बेटों को बाहों में लिए विला के अंदर हाल की तरफ चल पड़ा। तो वही गोरी उसके पीछे पीछे उसकी नन्ही शहजादी इश्की को लिए पहुंची। क्रिश जैसे ही हाल में दाखिल हुआ तो सामने नवरात्रि कन्या पूजन के लिए कई सारी नन्ही बच्चियों को लाइन से बैठे देख उस तरफ कदम बढ़ाने लगा, जहां आशी की मां खुशी, राहुल, ऐना, माही, नताशा और काजल के साथ घर के सभी मेंबर पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और तभी काजल ने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, सारी चीजें तो लगभग आ चुकी है, लेकिन फूल चित्रा तुम गार्डन से ले आओगी प्लीज। जी मैं लेकर आता हूं भाभी, कहकर चित्रा वहां से चली गई। और तभी खुशी सभी चीजों पर एक नजर डालते हुए बोली, अरे हलवा तो आया ही नहीं। नताशा बेटा, मासी वो आशी तैयार कर रही है, मैं देखती हूं। कहकर नताशा जैसे ही वहां से जाने को हुई कि तभी पीछे से आशी की मीठी और चहकती हुई आवाज आए, हलवा तैयार है, मैं बस ला रही हूं मां। और इस आवाज को सुनते ही क्रिश का ध्यान सामने की तरफ गया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दिल की धड़कन अपनी ही रफ्तार में दौड़ने लगी। और तभी गाड़ियों का एक काफिला डेविडसन विला में इंटर करता है। तो दोस्तों, आखिर क्रिश की यह बेरुखी कब खत्म होगी और किसकी हुई है डेविडसन विला में एंट्री? क्या आशी कामयाब होगी अपने साइको को मनाने में? ये कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। डेनिस और आशी का रिश्ता, क्रिश पागल, फूल चित्रा तुम गार्डन से ले आओगी प्लीज। जी मैं लेकर आता हूं भाभी, कहकर चित्रा वहां से चली गई। और तभी खुशी सभी चीजों पर एक नजर डालते हुए बोली, अरे हलवा तो आया ही नहीं। नताशा बेटा, मासी वो आशी तैयार कर रही है, मैं देखती हूं। कहकर नताशा जैसे ही वहां से जाने को हुई कि तभी पीछे से आशी की मीठी और चहकती हुई आवाज आए, हलवा तैयार है, मैं बस ला रही हूं मां। और इस आवाज को सुनते ही क्रिश का ध्यान सामने की तरफ गया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और दिल की धड़कन अपनी ही रफ्तार में दौड़ने लगी। और तभी गाड़ियों का एक काफिला डेविडसन विला में इंटर करता है। दूसरी तरफ कन्या पूजन था। घर गुलाब और चंदन की खुशबू से भरा था। तो वही पीली शिफॉन की साड़ी में लिपटी आशी कातिलाना अंदाज में होठों पर फीकी मुस्कान लिए आगे बढ़ रही थी। उसकी सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट साड़ी उसके खूबसूरत बदन को इस कदर दमको रही थी मानो खुद सूरज की किरणें उसकी देह से जल उठी हो और हवा भी तड़प उठे उसे छूने की ख्वाहिश में। उसका आंचल आधा उसके कंधे पर तो आधा क्रिश की नजरों पर टिका था और साथ पतली स्ट्रिप वाला वो बैकलेस ब्लाउज जिसे उसके उभारों को बेबाकी से उभारा था, जिन पर क्रिश की नजरें ऐसी टिकी थी मानो वहां से हिलना ही न चाहती हो।
उसके भीगे भीगे बाल, जिन्हें उसने साइड में लटकने दिया था, उसके गालों और कॉलरबोन से अटखेलियां कर रहे थे। माथे पर जड़ी छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल की वो धार, जैसे रात के अंधेरे को उसकी चांदनी के साथ आंखों में बांध लिया हो। उसकी हंसी धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी तपिश थी कि क्रिश को अपनी सांसें भारी लगने लगी। वह अपना मुंह खोल उसे इस तरह सांसें थामे इस तरह देख रहा था मानो अब इसके बाद कुछ देखना ही ना चाहत हो या शायद देख ही ना पा रहा हो। तो वही आशी अपने लहराते आंचल के हाथों में हलवा की बड़ी सी थाल लिए अपनी साइको की दीवानगी भरी नजरों से बेखबर आगे बढ़ रही थी, जब अचानक ही उसकी साड़ी के आंचल को पकड़कर किसी ने खींचा। तो उसके चलते कदम रुक और उसने झटके से पलट पीछे देखा तो हैरान हुई। उसकी साड़ी का पल्लू उसके साइको क्रिश के हाथों में उसके घड़ी में फंस चुका था। कुछ पल के लिए ये लम्हा यूं ही ठहर गया, क्योंकि क्रिश अपनी इंटेंस और चाहत भरी नीली नजरों से अपनी फायरफ्लाई को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। आशी की कमर से बंधी वह सेक्सी साड़ी उसके बदन को ऐसे थामे थी जैसे उसका हर कर्व क्रिश के नाम रजिस्टर्ड हो, और उसकी वह गहरी नोवल, जिस पर आज उसने एक गोल्डन कमरबंद पहन रखा था, और उसकी एक लटक रही मोती उसकी नाभि को इस तरह चूम रही थी जैसे क्रिश से उसका हक छीन रही, और जिन्हें देखते हुए क्रिश की सांस भारी हो रही थी। उसने तो मानो एक झलक में अपनी पूरी दुनिया देख ली हो, और अब उस दुनिया में आग लगाने के लिए उसकी निगाहें काफी थी। न जाने क्यों, लेकिन क्रिश को उसे मोती से जलन हो रही थी। आशी की कमर की गोलाई और कव, पैरों में पायल की छनक और वो मासूमियत से भरा चेहरा, और उससे भी ज्यादा जानलेवा उसके वो गुलाबी होंठ, जिनसे इस कदर रस टपक रहा था मानो अगर क्रिश ने इसे अभी नहीं पिया तो उसकी जान चली जाएगी। सब कुछ इतना जानलेवा था कि क्रिश के लिए खुद को रोकना या वहां खड़े रहना भी सजा जैसा लगने लगा। उसकी नजरों ने आशी को नहीं देखा था, बल्कि उसे छुआ था, और उस पल क्रिश की आंखों में एक ही सवाल था, तारानकन तारानकन, क्या आज मार डालने का इरादा है? क्रिश अपने ख्यालों में खोया, आशी को अपनी हसरतों भरी निगाहों से देखते बेख्याली में उसकी तरफ कदम बढ़ाता ही है, जब अचानक ही, अरे बाबा, आशी, क्रिश, जीजू पूजा का वक्त निकल रहा है, पहले इसे कर लो, उसके बाद रोमांस करते रहना। हा 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 हा। माही की बात मीठी सी शरारत भरी आवाज सुन आशी और क्रिश अपने होश में आए, तो आशी की आंखों के सामने रात का नजर घूम गया, और वह झटके से अपनी साड़ी का आंचल क्रिश से छुड़ाते हुए बोली, हाँ बस आए। आशी ने क्रिश पर एक नाराजगी भरी नजर डाल कन्या पूजन की तरफ कदम बढ़ा दिए, तो वही आशी की आंखों में अपने लिए नाराजगी देख क्रिश ने आंखें बंद कर ली और हाथों की मुठियां कस ली। वहीं दूसरी तरफ चित्रा पूजा के लिए गार्डन से फूल तोड़ जैसे ही एंट्रेंस पर कदम रखती है, अचानक ही किसी से टकराए। माफ कीजिएगा, वह मैं। लेकिन अगले ही पल अपने सामने लकी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई। तो वही लकी आज पूरे 9 दिन बाद अपने सामने चित्रा को देख न जाने क्यों, लेकिन अपने दिल में कुछ अजीब सा एहसास महसूस कर रहा था। उसने धीरे से चित्रा को अपनी बाहों में संभाला और खड़ा करते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आपको फर्क पड़ता है? शायद नहीं, कहकर चित्रा वहां से चली गई। चित्रा, मेरी बात तो। लकी के शब्द उसके होठों में रह चुके थे क्योंकि चित्रा जा चुकी थी, और लकी शर्मिंदा आंखें झुकाए हुए खड़ा रह गया। अब कन्या पूजन शुरू हुआ, जहां सभी कपल एक साथ मिलकर छोटी छोटी कन्याओं को भोज करवा रहे थे, और आखिरी में सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अक्षत, जिन्हें अपनी जान का दूसरों का तो दूर अपने कदमों में झुकना भी बर्दाश्त न था, गुस्से से मुंह बना रहे थे, साथ ही दांत पीसते कोई नया एक्शन लेने ही वाले थे, जब खुशी की गुस्से और वार्निंग भरी नजरों ने उन्हें रोका, और अब मुंह बनाते हैं वह भी खुशी के साथ बच्चियों का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद राहुल और ऐना, क्रिश और आशी जैसे ही एक साथ बच्चियों का आशीर्वाद लेते हैं, क्रिश ने धीरे से आशी के कानों में कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल तो करता है अभी तुम्हें उठाकर बेडरूम में ले जाऊं, और कहते हुए उसने अपने शब्द रोके और शरारत से बोला, लेकिन इसका मतलब यह मत सोचना फायरफ्लाई कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपनी कसम अब तक याद है। क्रिश की बात पर आशी को मानो अपने जले पर नमक छिड़कता हुआ महसूस हुआ, और उसने भी चीरकर धीरे से क्रिश का हाथ अपने हाथ से झटकते हुए कहा, अच्छी बात है, इसे याद रखना, क्योंकि मुझे भी याद है जो तुमने मेरे साथ रात को किया। कहकर आशी अपनी नम आंखों के साथ वहां से चली गई, और उसकी बात पर क्रिश ने अपना माथा पीट लिया। यूएफएफएफएफ, ये क्या किया मैंने? मैं तो उसे मनाने आया था, और अब उसे पहले से भी ज्यादा नाराज कर दिया। ओ क्रिश, क्या होगा तेरा, लगता है दिमाग खराब हो गया है। कहकर क्रिश फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचते जल्दी से आशी के पीछे भागा। तो अब रॉकी, नताशा, निक, गौरी, समर, माही, राका, याना और क्रिश की मॉम ऐना के कहने पर आए हुए लकी ने भी अपनी पत्नी चित्रा के साथ इस रिचुअल में भाग लिया,
और उसके साथ झुककर सभी बच्चियों का आशीर्वाद लिया। हालांकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद समर चित्रा और लकी के रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ हो चुका था और उन दोनों के डिवोर्स का फैसला भी ले चुका था। वो गुस्से से उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा कि तभी माही ने धीरे से उसका हाथ पकड़ उसे ये कहकर रोका कि फिलहाल वो यहाँ तमाशा ना करे, क्योंकि फिलहाल फैमिली वालों को चित्रा और लकी की टेंशन के बारे में पता नहीं है। क्योंकि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे मौसा और मौसी जी को समझाना मनाना होगा। माही के कहने पर समर ने खुद को संभाला तो वही लकी जो चित्रा से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी। उसने धीरे से चित्रा से कहा, चित्रा मैं। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक ही विला में कुछ अनजान लोगों के कदमों की हलचल हुई। यस आप लोग, माफ कीजिएगा हमने पहचाना नहीं, कहते हुए ऐना आगे आए और सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया जहां एक लगभग 45 साल की इंडियन औरत बदन पर वन पीस लॉन्ग गाउन पहने व्हीलचेयर पर मौजूद थी। छोटे छोटे बाल, चेहरा और बदन कुछ हद तक जला हुआ। तो वही उनके साथ लगभग 23-24 साल का एक इंग्लिश लड़का, दिखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव, आंखों पर पर्पल शेड लगाए, लाइट ब्राउन बालों को जेल से सेट किए। यह कोई और नहीं बल्कि डेनिस था, डेनिस मार्टिन। और उसके साथ वह औरत जिसे देखते ही अपनी जान खुशी के साथ पूजा की तैयारियां करवाने के बहाने उन्हें परेशान करते अक्षत जिंदल। हैरान अपनी जगह पर उठ खड़े हुए तो वही राहुल, ऐना और घर के बाकी फैमिली मेंबर भी इन अनजान चेहरे को देख हैरान थे। लेकिन इससे पहले ऐना को कोई जवाब मिलता, अक्षत झटके से आगे आकर गुस्से से दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोले, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? मना किया था ना मैंने की। लेकिन इससे पहले अक्षत आगे कुछ कहते कि तभी मेरी इजाजत से अक्षु। पीछे से खुशी की मीठी लेकिन कड़क आवाज पूरे हॉल को गुंजा चुकी थी, जिसे सुन अक्षत ने हैरानी से पीछे पलट देखा तो खुशी मुस्कुराकर व्हीलचेयर पर बैठी औरत की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू मेरी इतनी रिक्वेस्ट के बाद यहाँ आने के लिए, सलोनी। खुशी की बात पर अक्षत हैरान और सवालिया नजर से उन्हें देखते हुए बोले, जान तुमने? हाँ मैंने अक्षु। आपको क्या लगा आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अक्षु बीवी हूँ आपकी और उससे भी ज्यादा, आपकी द डेविल क्वीन। आपको क्या लगता है मेरे ही घर में मेरे ही नाक के नीचे आप मुझसे इतना बड़ा सच छुपाएंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? खुशी ने धीरे से सर झटका और मायूसी से बोली, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी जान। हाँ तुम मेरी बीवी हो और उससे भी ज्यादा मेरी क्वीन, तो इस नाते तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि अगर मैंने इन लोगों को तुमसे दूर रखा है तो तुम्हें भी। अक्षत की बात पूरी होने से पहले ही खुशी ने टोकते हुए कहा, वो सब पुरानी बातें हैं अक्षु, और सलोनी को उसके गुनाह की सजा मिल चुकी है जो आपने खुद दी है। इतने साल हो चुके हैं अक्षु, अब तो सब भूल जाइए। देखिए क्या हालत हो गई है सलोनी की, अब इसे हमारे मदद की, हमारे प्यार और साथ की जरूरत है। डैनीज ने मुझे सब बता दिया है कि किस तरह उसे सलोनी को और उसके पिता को जानता खतरा है। मैं पूरी बात नहीं जानती अक्षु और जानने का इरादा भी नहीं रखती, लेकिन फिलहाल मैं बस इतना चाहती हूँ कि सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है, और सलोनी ने अपनी पुरानी गलतियों के लिए मुझे माफी मांग ली है, और जिसके लिए मैंने उसे माफ कर भी दिया है। अब बस ये चाहती हूँ कि आप भी माफ कर दीजिए और पुरानी बातों को भूल जाए। जान ये तुम, अक्षत ने गुस्से से खुशी से कहा, लेकिन अगले ही पल खुशी ने तेज लेकिन अपनी रिक्वेस्ट भरी नजरों से अक्षत को घूरा। अक्षु ये फैमिली टाइम है, हम बाद में बात करते हैं। मुस्कुराकर सलोनी और डैनीज को देखते हुए, तुम लोग भी आओ, मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाती हूँ। राहुल, ऐना इनसे मिलो, ये है सलोनी, अक्षु की राखी बहन और विवान खन्ना की रियल सिस्टर, और यह उनका बेटा डैनीज। विवान खन्ना की बहन? ऐना हैरान हुई तो राहुल ने धीरे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत पुरानी कहानी है, बाद में बताते हैं। अब वह लोग उन दोनों का वेलकम करते हैं। धीरे धीरे उन लोगों की मुलाकात फैमिली के हर मेंबर से होने लगी और तभी डैनीज की नजर इस खूबसूरत विला का मुआयना करते हुए अचानक छोटी छोटी बच्चियों के बीच बैठी आशी पर गई, जो गौरी के साथ मिलकर उन बच्चियों को उनका गिफ्ट दे रही थी, साथ ही उनसे मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। तो वही उसके पीछे खड़ा क्रिश उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ धीरे से हिचकिचाते हुए बोला, फायरफ्लाई मेरी बात तो शट अप साइको, मैंने कहा मेरा आंचल छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बहुत परेशान करती हूं ना मैं तुम्हें, पीछा छुड़ाना चाहते हो मुझसे तो ठीक है, अब से मैं भी। लेकिन इससे पहले आशी अपनी बात पूरी करती, अचानक एक एक्साइटमेंट भरी आवाज उसके कानों तक पहुंची, हे लिटिल स्वॉन, तुम यहाँ।
यह आवाज सुनते ही आशी और क्रिश का ध्यान सामने की तरफ गया और डेनिस जल्दी से दौड़ते हुए आकर एकदम से उसके गले लग जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आशी या क्रिश दोनों में से किसी को भी समझने का वक्त नहीं मिला कि तभी डेनिस ने खुश और एक्साइट होते हुए कहा, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, फाइनली 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 तुमसे मुलाकात हो गई। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने वक्त बाद मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूं। आई एम रियली रियली सो हैप्पी। कहते हुए उसने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामा कि तभी क्रिश, जिसका यह नजारा देखकर पारा हाई हो चुका था, अपनी फायरफ्लाई के करीब किसी और को देख उसके चेहरे पर, उसके बदन पर किसी और का एहसास क्रिश के तन बदन में आग लगाने के लिए काफी था और उसने अगले ही पल डैनीज का गला पकड़ झटके से उसे आशी से दूर करते हुए दबकर दांत पीसकर कहा, व्हाट द हेल, हाउ डेयर यू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही सामने मेरी फायरफ्लाई को छुए, तुझे तो मैं साइको। आशी चीख पड़ी कि तभी हाल में मौजूद बाकी सभी लोग, खुशी, अक्षत, ऐना और राहुल एकदम से हड़बड़ाकर क्रिश की तरफ दौड़े। तभी सलोनी भी परेशान व्हीलचेयर पर चिल्लाते हुए, डेनिस, क्रिश छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। आखिर बात क्या है, तुम इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फायरफ्लाई को छूने की, मैं इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। क्रिश की पकड़ डेनिस पर कसती जा रही थी तो वही सलोनी की जान हलक में अटक गई। दानिश की सांस भी रुकने लगी थी और वह हवा में लटका हाथ पैर मारते खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी खुशी ने घबराकर अक्षत से कहा, अक्षु उसे बचाए प्लीज। अपनी जान की रिक्वेस्ट पर अक्षत की कर्कश और दहाड़ती कमांडिंग आवाज क्रिश के कानों से टकराई, यंग मैन लीव हिम। नो, क्रिश ने यूं ही दहाड़ती आवाज में कहा कि तभी राहुल ने भी चिल्लाकर कहा, क्रिश मैंने कहा उसे छोड़ दो, एंड दैट्स माई ऑर्डर। हाँ साइको, उसे छोड़ दो प्लीज। आशी ने भी क्रिश से रिक्वेस्ट की और फाइनली ना चाहते हुए भी क्रिश ने एक गहरी सांस लेकर झटके से डेनिस के गले को छोड़ा और ऐसा होते ही धड़ाम की आवाज के साथ डेनिस जमीन पर पड़ा खास रहा था। तो रॉकी और समर दौड़कर उसे संभालते हैं तो एना ने क्रिश ने पर गुस्सा होते हुए कहा, क्रिश ये क्या हरकत है, तुमने घर आए मेहमान के साथ, मेहमान है तो क्या मेरी बीवी से चुपकेगा, ये होता कौन है इसे छूने वाला, दोस्त है मेरा। आशी एकदम से चिल्लाए जिसे सुनते ही हॉल में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। तो दोस्तों के डेनिस का आना आशी और क्रिश के रिश्ते में लेगा एक नया मोड़। क्या उसकी दस्तक है